वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। और बच्चा हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने अब तक डिस्कस करे इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सब कुछ डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमारी डेली लाइफ में पाए जाते हैं, लेमन के बीच में कौन सा एसिड होता है, और उसके लिए मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, राइट। सो आई होप सो आपने होमवर्क सही से कर लिया होगा। तो बच्चा आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, पहले हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो किसके साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देखेंगे, एसिड्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर हमारे पास एसिड हो और मेटल हो तो आपस में वो रिएक्ट करके क्या बना देगा। मेटल जैसे कि सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन, ये सारी, जिंक, ये सारी चीजें क्या है, मेटल्स हैं हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम उसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये रिएक्शन वहां पे भी रिपीट होगा, यहाँ पे भी बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। जब हमारे पास मेटल होता है और वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड के पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा मेरे पास सोडियम एंड ये रहा मेरे पास HCl। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास एसिड है, दिस इज एसिड। ये क्या है, मेरे पास एसिड है, और ये क्या है, मेरे पास मेटल है। तो यहां पे क्या करेगा, ये यहाँ पे जो ये Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव इस तरीके से, ठीक है, तो ये Cl नेगेटिव जो है NaCl के Na के पास आ जाएगा और बना देगा NaCl, दैट इज अ सॉल्ट। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हमारे पास जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा। ठीक है, उस मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना देगा और साथ में H2 गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, और बेटा इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, दैट इज जिंक अगर रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, यहां पे क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव एंड दिस इज H पॉजिटिव। H पॉजिटिव तो हाइड्रोजन बन के निकल जाएगी, जो SO4 2 नेगेटिव है ये कहां पे जाएगा, इसके पास जाएगा और ये क्या बना देगा, Zn2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, ZnSO4। 2 की वैलेंसी आपस में कैंसिल हो जाएगी, हमने 9th क्लास में करा था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 2 की वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल होके ZnSO4 सॉल्ट बना देगा और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, नाउ मैम हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, चलो सॉल्ट का तो चलो पता लग गया, उसके बाद हमने उस पर रिएक्शंस करे होंगे, हमें पता लगा होगा। लेकिन गैसेस की आइडेंटिफिकेशन दैट इज़ वेरी आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है कि हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। वहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर निकलते हुए H2H2 करते तो नहीं बाहर आएंगे कि मैं हाय, जैसे हम अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आई एम दीक्षा कौशल, कि आई एम दीक्षा कौशल, तो ये तो अपनी इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं देंगे, ये किस तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे, इनकी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन हम इसकी कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन H2 गैस की होती है पॉप साउंड टेस्ट थी। H2 की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, पॉप साउंड टेस्ट। तो बेटा होता क्या है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो फायर को बहुत इजीली कैच कर लेती है, बहुत इजीली कैच कर लेती है। तो जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, आप इसके पास जाओगे, कैंडल लेके जाओगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, आप इसके पास कैंडल लेके चले गए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत इजीली फायर को कैच कर लेती है, इस वजह से अचानक से क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉप साउंड की आवाज आएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड टेस्ट। जब भी हम किसी फायर वाली चीज को, जैसे हम कैंडल पास में लेके गए, तो हाइड्रोजन क्या करेगी, पॉप करके एकदम से, उसे हम बोलेंगे पॉप साउंड टेस्ट। तो इसी पे एक जनरल सा क्वेश्चन है कि हमारे जो बलून्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं फिल करी जाती, उसमें हीलियम गैस क्यों फिल करी जाती है। बलून्स का मतलब तो यही है, ये हो क्या रहा है,
सो सॉरी स्टूडेंट्स, कोई गड़बड़ हो गई थी, अचानक से ऐसे लगा जैसे कोई भूत आ गया होता है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस में क्या फ़र्क होता है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड टेस्ट करती है, मतलब कि अगर हाइड्रोजन गैस जो है फायर को कैच कर लेती है। यही रीज़न है कि हाइड्रोजन गैस को फिल नहीं किया जाता बलून्स में। देखो, बलून्स में गैस फिल करने के लिए उस गैस को बहुत ही ज़्यादा लाइट होना चाहिए ताकि वो गैस फ्लोट कर सके। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा उड़ पाएगी, ठीक है, उतना ज़्यादा फ्लोट कर पाएगी। तो अगर हम कंपैरिजन करें हाइड्रोजन एंड हीलियम का, हाइड्रोजन इज़ मोर लाइट, ठीक है, हाइड्रोजन ज़्यादा लाइट है एज कंपेयर टू हीलियम। बट फिर भी हम हीलियम को फिल करते हैं, हाइड्रोजन को फिल नहीं करते। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन होती है दैट इज़ दैट गैस जो कि फायर को कैच कर लेती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव काम हो सकता है हमारी नेचर में, ठीक है। इस वजह से हाइड्रोजन गैस को बलून्स में फिल नहीं किया जाता। ओके, सो बच्चा नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो इसी बेसिस पे हमारे पास नेक्स्ट आता है, मैंने आपको क्या बताया, मेटल जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज मेटल जो है, जो अगर हमारे पास एसिड एज इन अगर हम कर्ड की बात करें या सार फूड स्टफ्स जो कि जिसमें कोई ना कोई एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, कोई ना कोई ऑर्गेनिक एसिड हो, जैसे लेमन जूस हो गया, कर्ड होगी, तो इन सब में क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। बट ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते तो एसिड्स ही हैं। तो अगर हम वहाँ पे एसिडिक कोई भी चीज़ जो कि खाने पीने वाली भी हो उसको हम मेटल कंटेनर में रखेंगे तो वो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट हो जाएगा। इस वजह से कर्ड को या कोई भी ऐसी चीज़ को जिसमें कोई ऑर्गेनिक एसिड भी प्रेजेंट हो उसे मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स। दिस इज बिकॉज कर्ड एंड अदर फूडस्टफ्स कंटेन एसिड्स विच कैन रिएक्ट विद मेटल of the vessel from poisonous compounds which can cause food poisoning and damage our health, और हमारी हेल्थ को डैमेज कर देते हैं। इस वजह से इसे ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा, मैंने आपको बताया था ना इस चैप्टर में हम अपनी डेली लाइफ से लिंक बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो इस वजह से एसिडिक जो चीज़ें होती है हमारे घरों में उसे मेटल कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, जो एसिड्स हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स इसमें जैसे कि हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स, इसका क्या मतलब है, मेटल कार्बोनेट्स जैसे कि Na2CO3, मेटल बाइकार्बोनेट्स NaHCO3। तो ये हमारे पास दो चीजें होती है, दिस इज मेटल कार्बोनेट एंड दिस इज मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स, ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हम एसिड की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने किसी चीज में देखना हो कि इस कंपाउंड में एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, उस चीज को हम मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये चीज बनती है। ईदर वी आर यूजिंग मेटल कार्बोनेट्स और वी आर यूजिंग मेटल बाइकार्बोनेट्स। नाउ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मैम वहां पे जो गैस निकली थी दैट वाज हाइड्रोजन गैस, उसके बाद कैंडल लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड टेस्ट शो करेगी, बट ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ये क्या करने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। नाउ व्हाट डज दैट मीन, लाइम वाटर मिल्की का क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है, इस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, पहले तो हम इसी रिएक्शन पे आते हैं। ओके, सो इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की का क्या मतलब है, ये रही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें आप लाइम वाटर या जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, अगर आप इसके बीच में
कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या रखोगे, स्लेक्ड लाइम रखोगे, तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्ट करवा के आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी वाइट कलर की प्रेसिपिटेट्स होते हैं, इसी को हम बोल देते हैं कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, वाइट कलर के उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है, साथ में उसके पानी निकल जाता है, तो घुल के एक मिल्कीनेस ही शो करता है। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, पॉप साउंड शो करता है, ठीक है, पॉप साउंड सुनाई देती है क्योंकि वो फायर को कैच करता है। ये क्या करेगा, लाइम वाटर को या स्लेक्ड लाइम दैट इज CaOH ट्वाइस को मिल्की टर्न कर देगा, इसका मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। नाउ बेटा, अगर आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड किस में है, एक्सेस में नहीं है, ठीक है, नॉट इन एक्सेस, या यहाँ पे लिखा जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन, या यहाँ पे लिखा जाता है, इस साल भी आया था ये CBSE में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का तो सभी को पता होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। सो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, हमने इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पास किया हुआ, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो नाउ इसके फॉर्मूले को देख के डर गए होगे कि मैम ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा उसके लिए आपको क्या याद रखना है, कार्बोनेट आयन कौन सा होता है, दैट इज CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है, HCO3 नेगेटिव, ठीक है, कार्बोनेट आयन इज CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन इज HCO3 नेगेटिव, ये दो चीजें होती हैं हमारे पास, दिस इज कार्बोनेट आयन, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन, ओके। सो ये आता है हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये कैसे बना होगा, Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम का आयन और साथ में बाइकार्बोनेट आयन दैट इज HCO3 नेगेटिव, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, इसकी वैलेंसी इसके पैर में चली जाएगी, दैट विल बी CHCO3, यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस, ठीक है। तो सेम चीज हमारे पास बनी है, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाओ तो आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो, राइट। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पीछे चलते हैं, अभी जो चीजों को हम अभी डिस्कस करना भूल गए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास मेटल कार्बोनेट, ये मेटल है, मेटल Na पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, Na2CO3 एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, आपके पास एक सॉल्ट बन जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, और इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने देख ली। बाइकार्बोनेट होगा तब भी सेम चीज होगी, बाइकार्बोनेट मतलब Na पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, ठीक है जी, ओके। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, लाइमस्टोन मार्बल चौक। सो ना बेटा आपसे क्या पता सीधा क्वेश्चन ना पूछा जाए, आपसे सीधा ना बोला जाए कि कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, इस तरीके की चीजें ना पूछी जाए, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे पास दो तीन चीजें हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं, जो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की जब हमने आइडेंटिफिकेशन करी थी स्लेक्ड लाइम के साथ, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना था, राइट। तो अभी ये कैल्शियम कार्बोनेट से कुछ चीज़ें बनी है हमारी डेली लाइफ में, तो इससे डिस्कस कर लेते हैं। तो डेली लाइफ में जैसे कि हमारे पास लाइमस्टोन है, मार्बल है, चौक है, ये सारी चीज़ों से हमारे पास क्या बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट इसी चीज़ों से बना हुआ है। जैसे कि बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे हम मेटल कार्बोनेट की बात करें, सो ये भी क्या है, मेटल है, और ये भी क्या है, कार्बोनेट, सो दिस इज ऑल्सो अ मेटल कार्बोनेट। तो क्या पता आपको सीधा से ना पूछा जाए कि दिस मेटल कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद एसिड, आपको ये इस तरीके से पूछा जाए कि लाइमस्टोन इज रिएक्टिंग विद एसिड, मार्बल इज रिएक्टिंग विद एसिड, चौक इज रिएक्टिंग विद एसिड,
एग शेल इज रिएक्टिंग विद एसिड, तो सभी का आंसर क्या होगा कि आपके पास क्या बना है, सॉल्ट बना है, वाटर बना है एंड आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। ठीक है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात बनते हैं तो आपके पास कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड उसके साथ जो भी है। ठीक है, ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर कोई बंदा एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है वो इसमें अभी हम क्या कहना चाहते हैं, अगर किसी के पेट में एसिडिटी हुई है, हमें पता है कि हमें खाना डाइजेस्ट करने के लिए, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में एसिड सिक्रीट होता है, दैट इज HCl एसिड। ठीक है, बट वो एक नॉर्मल अमाउंट में होता है और हमारे पास स्टमक लाइनिंग होती है ताकि वो हमारी इनर स्किन को हार्म ना करे। बट अगर आप बाहर के पकौड़े, तला हुआ और बहुत ही गंद मंद खा रहे हो तो आपको पता है बहुत ही अजीब सा फीलिंग शुरू हो जाती है, दैट इज एसिडिटी। तो हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एसिड बन गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंट एसिड खाते हैं। तो एंट एसिड क्या होता है, व्हाट इज एंट एसिड, व्हाट इज एंट एसिड, दैट मीन्स एंटी ऑफ एसिड। इसका क्या मतलब होता है, एंटी ऑफ एसिड, मतलब एसिड का दुश्मन। और एसिड का दुश्मन कौन होगा, बेस होगा। ठीक है, एसिड का दुश्मन कौन, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एसिड का दुश्मन इज बेस। So now if someone is suffering from problem of acidity after overeating, we can suggest baking soda। तो कहता हम बेकिंग सोडा which is NaHCO3, इसे क्या होता है, दिस इज बेकिंग सोडा, ये हम बेकिंग सोडा को बोलते हैं, बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला होता है। सो बेकिंग सोडा NaHCO3 या क्या है आपके पास, एक मेटल बाइकार्बोनेट है। मेटल बाइकार्बोनेट ये होता क्या है, बेसिकली एक बेस होता है, इट इज बेसिक इन नेचर। तो मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बना देगा, वाटर बना देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो हमारे स्टमक में भी सेम चीज होती है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं उस एसिड को ताकि सॉल्ट बन जाए, वाटर बन जाए एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए। ओके, सो सेम थिंग्स हैपन। नाउ नेक्स्ट इज एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। डाल दूंगी। अभी आता है हमारे पास कैसे एसिड बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज जरूर बताऊंगी कि हम इस बेसिस पे, तो देखोगे ये इस क्वेश्चन पे, ये जो हमारे पास है ना, न्यूट्रलाइजेशन दिस थिंग कि हमारे पास मेटल कार्बोनेट रिएक्शन हो रहा है, मेटल कार्बोनेट सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है किसी एसिड के ठीक है। साथ। इसका रिएक्शन हम अपने घर पे कैसे देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं एग शेल की, तो हम आज कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, एग शेल्स जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, हम उसका रिएक्शन करवाएंगे विनेगर के साथ और देखेंगे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद हम क्या नोटिस करेंगे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट होता है कि अगर हम 1-2 दिन उस एग को विनेगर में डाल के रखें तो उसके बाद आफ्टर 48 आवर्स उस पर क्या रिएक्शन हुआ होगा और वो किस तरीके में एग किस चीज़ में बदल जाएगा। सो अभी देखते हैं उस रिएक्शन को। तो इस ग्लास में मैंने विनेगर डाल दिया है, विनेगर के बीच में होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, और जो एग है उसके शेल किस चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अभी हम देखेंगे एसिटिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके बीच में मैंने एग को डाल दिया है और लेट्स सी, देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे इसके बीच में से बबल्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बबल्स किस चीज के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जब मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 दिन तक ऐसे ही रखेंगे और देखेंगे एग के बीच में क्या चेंज आता है। हमने इस एग को 24 आवर्स के लिए विनेगर के बीच में छोड़ दिया और अब हम देखेंगे कि आखिरकार इस एग के साथ क्या हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, विनेगर को साइड पे फेंक देंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी हो चुका है, इस वजह से ये टूट ना जाए। तो हम विनेगर को साइड पे रख देंगे और फिर एग को बाहर निकालेंगे। सो इसके बीच में से मैंने विनेगर को निकाल लिया है और अब ये एग को बहुत ही ध्यान से हम अपने हाथ में पकड़ेंगे और यू विल सी
ये एग जो है बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी हो गया है, ठीक है। अगर इसको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ोगे ये टूट भी जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी हो गया है। हमने इसको नहीं उबाला, सिर्फ 1 दिन के लिए विनेगर के बीच में डाल के रख दिया था, राइट। सो यू कैन सी दिस इज़ वेरी वेरी स्पॉन्जी लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरह हो गया है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने मेटल कार्बोनेट दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्शन, उसने रिएक्ट किया विनेगर के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो गई, हमने कल देखा था। तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट सारा का सारा लेयर जो उसको स्ट्रेंथ देता था वो उतर चुका है, नीचे जो उसकी लाइनिंग होती है पतली सी सिर्फ वो रह गई है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी हो गया। सो नाउ अभी हमने इस रिएक्शन को देखा और अब हम नेक्स्ट करते हैं एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। एसिड बेसिस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो बेटा हमारे पास ये एसिड है और ये बेस है, ये आपस में रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, सॉल्ट एंड वाटर बना देगा, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जो क्या है हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल कर देना, ठीक है। जब हम बोलते हैं मैं न्यूट्रल हूं, मतलब ना मैं इस साइड हूं ना मैं उस साइड हूं, ना मैं एसिड हूं ना मैं बेस हूं। तो जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट कर देते हैं, वो एसिड का इफेक्ट एंड बेस का इफेक्ट खत्म कर देते हैं और एक सिंपल सा सॉल्ट बना देते हैं और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर, ठीक है। तो एसिड एंड बेसिस आपस में रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। तो इस चीज को हम घर में कैसे देख सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी एसिड ले लेना, फॉर एग्जांपल हम विनेगर या लेमन और विनेगर, इसका रिएक्शन देखते हैं हम वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा के साथ, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के साथ, कि क्या हमारे पास कोई सॉल्ट बन रहा है या कोई सॉल्ट नहीं बन रहा। सो ये मेरे पास है बेकिंग सोडा जो बेस होता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है। अब क्या करेंगे, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखेंगे। इस कटोरी के बीच में मैंने ये बेस डाला, राइट, और इसके ऊपर मैं क्या डालूंगी, लेमन के बीच में कौन सा एसिड होता है, लेमन के बीच में होता है सिट्रिक एसिड। तो अभी मैं इसके बीच में लेमन को डाल दूंगी और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ओके। सो देखोगे ये यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, जिसमें आप देखोगे सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, ठीक है। सो आप 1-2 और नींबू यहाँ पे निचोड़ दो तो अच्छे से आपके पास क्या बन जाएगा, ये मिक्स होके पानी अलग हो जाएगा एंड सॉल्ट अलग हो जाएगा। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ ये रिएक्शन हमने देख लिया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज व्हेन एसिड इज रिएक्टिंग विद मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड रही, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, एसिड क्या करेगा हमारे पास, यहाँ पे HCl है, दिस इज CO, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जाके पढ़ोगे, जो आपके पास मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, नेचर में ये बेसिक होते हैं। और जब भी कोई बेस एंड एसिड रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, जैसे CO विद प्लस HCl, हमारे पास CuCl2 एंड वाटर, दिस इज अ सॉल्ट एंड साथ में इसने वाटर बना दिया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज जस्ट लाइक मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो कहता है जैसे मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। फॉर एग्जाम्पल मिल्क और मैग्नीशिया, दैट इज MgOH की बात कर रहा है, विच इज यूज टू रिमूव इनडाइजेशन। अगर आपके पेट में एसिडिटी हो चुकी है तो आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, या आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज कर सकते हो, दैट इज MgOH, एक मेटल हाइड्रोक्साइड है। और मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, तो वो भी उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इट रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट, और क्या कर देता है, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड जो होते हैं उसकी करोसिव नेचर होती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, करोसिव, करोड करना मतलब खराब कर देना।
सो नाउ द मिनरल एसिड्स, बेटा जो मिनरल एसिड्स होते हैं कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक and eat up materials like cloth, wool, metal structures and stone work so that they are said to be corrosive. तो बेटा वो जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं हमारे पास एंड मिनरल एसिड्स होते हैं. तो ऑर्गेनिक एसिड्स तो हम खाते भी हैं, लेमन खाते हैं हम, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो खाते हैं उसमें भी, तो इन सभी चीज़ों में एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अगर हम मिनरल एसिड्स की बात करें, दैट इज HCl की बात करें, H2SO4 की बात करें, HNO3 की बात करें, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास मिनरल एसिड्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. हमारी स्किन पे अटैक कर सकते हैं, कपड़े पे कहीं पे गिर जाएगा तो उसे भी खा जाएगा, क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, उस चीज़ को गाल देगा, ख़त्म कर देगा पूरा का पूरा. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोसिव है, खराब कर रहा है उस चीज़ को. एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स. तो एसिड्स को आप लैब में जाके देखोगे वो मेटल कंटेनर्स में तो कभी भी नहीं होते. ठीक है, उसके लिए एक डिफरेंट तरह का मटेरियल बना होता है, बिकॉज दे आर ग्रेजुअली करोड एंड ईट अप दी मेटल कंटेनर, क्योंकि वो मेटल कंटेनर को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे उस चीज़ को. द स्ट्रॉन्ग बेसिस, अभी दिमाग में आता है एसिड अटैक्स तो हमने सुने हैं. ठीक है, तो एसिड तो करोसिव ही होगा. क्या बेसिस ठीक होते हैं? मतलब अगर हम लैब में NaOH को देख रहे हैं तो क्या हमें उसे अपने हाथ में डाल देना चाहिए? क्या वो सही होता? नहीं, वो भी सही नहीं होता. द स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर ऑल्सो वेरी करोसिव एंड अटैक एंड डिस्ट्रॉय आवर स्किन. ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा करोसिव होते हैं, वो भी हमारी स्किन को डैमेज करते हैं और बहुत गंदे तरीके से डैमेज करते हैं. ओके, सो गाइज ये था हमारे पास जितना भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स का आज हमने पढ़ा. ठीक है, तो नेक्स्ट में हम इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे फर्दर, और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स को ध्यान से पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग.